अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है कि समझ आ रही है, बातों की समझ आ रही है, अकाउंटिंग की समझ आ रही है कि अकाउंटिंग क्या है, कैसे लेके चलते हैं इसको। तो बाकी अब ये है कि कल हमने ही पढ़ा था अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में, आज हम पढ़ने लगे हैं इक्विटी के बारे में। तो इक्विटी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि देखिए, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इक्वेशन उसे कहते हैं, ये पढ़ा था हमने जी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी आपके पास? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी कि इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़, ठीक है, इक्वल होते हैं आपके एसेट्स के। इसको थोड़ा सा चेंज करें, हमें चाहिए इक्विटी। हमें क्या चाहिए? इक्विटी। इक्विटी क्या है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं इक्विटी को इधर ज़रा एक साइड पर रख दूँ और एसेट्स, जितने भी आपके एसेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दूँ, ठीक है। उसमें से लाइबिलिटीज़ मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगी। यानी कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स की अमाउंट में से आप लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें। यानी कि जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आया होता है कि आपने इसको फुलफिल करना है, आपने फलां बंदे को ये चीज़ें पे करनी है, ये ऑब्लिगेशन आपके ऊपर, आपने इतनी अमाउंट पे करनी है, लोन लिया तो उसको पे करना ही पड़ेगा ना। तो बाकी जो अमाउंट रह जाती है वो इक्विटी होती है, ठीक है। यानी कि एक एसेट्स, एंटिटी के एसेट्स में से जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसको डिडक्ट कर दो, बाकी जो आपके पास रह जाएगा उसे हम बोलते हैं इक्विटी। एंटिटी की इक्विटी से बोलते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझा देती हूँ। देखिए, लेट्स सपोज कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, और आपके पास अब 100 रुपीज़ हैं जिनमें से आपने 30 रुपीज़ जो हैं वो आपने लाइबिलिटी है कि आपने फलां बंदे को जो है, पर्सन को ये पे करना है। अब इसमें से इसको निकालोगे तो बाकी जो 70 अमाउंट है वो आपकी एक्चुअल अमाउंट होगी, ठीक है, वो आपका अपना पैसा होगा, ठीक है। ये जो अपना पैसा है इस एक्चुअली इसको ही बोलते हैं इक्विटी। इज डैट क्लियर? अच्छा, अब जो इक्विटी है ना, इक्विटी एक्चुअली क्या होती है? अब एक चीज़ सुनिएगा, इक्विटी आपके पास, इक्विटी कब इंक्रीज होती हैं और कब ये डिक्रीज होती हैं, ठीक है। इक्विटी इंक्रीज होती है जब आप इनकम आपके पास आती है तो आपकी इक्विटी इंक्रीज होगी, या अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है उस वक्त आपकी इक्विटी जो है वो इंक्रीज होगी, ये ध्यान में रखिए। तो इक्विटी डिक्रीज कब होती है? जब आप एक्सपेंसेस करते हैं उस वक्त आपकी इक्विटी जो है वो डिक्रीज होती हैं, या फिर जब आप ड्राइंग्स करते हैं। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि आपने ऑफिस बिजनेस के लिए कोई चीज़ मशीन बाय की थी और आप उसको अब अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर ले गए हैं, तो अब वो बिजनेस में नहीं रहेगी, अब वो घर चली गई है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी इनकम जो आप अपने एंटिटी के अंदर, बिजनेस के अंदर उसको शामिल करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है उसकी इनकम अगर आपके बिजनेस में शामिल होती है उससे आपकी इक्विटी इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ऐसे एक्सपेंसेस और जो ड्राइंग्स जो आप बिजनेस के लिए कर रहे थे, ठीक है, और अब आप ड्राइंग्स क्या हैं? ड्राइंग्स ये होते हैं कि आपने बिजनेस के लिए वो मशीन बाय की थी, परचेज की थी, लेकिन अब आपने थोड़े अरसे के बाद आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर ले गए हैं। इसका मतलब है, उसको कहते हैं कि ड्राइंग्स की हैं, यानी ऑनर्स ने अब ड्राइंग की है, यानी कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे लेके हैं, वो बिजनेस में शामिल नहीं होगी। तो इससे इक्विटी जो है वो लॉस में जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो इक्विटी इंक्रीज होती है इनकम या इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज होती हैं, तो या फिर ये डिक्रीज होती हैं एक्सपेंसेस से और ड्राइंग से। तो यहाँ पे जो मैंने आपके इधर इक्वेशन बनाई है कि इक्विटी जो है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है कि इक्विटी विच इज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो इस इक्विटी को हम दूसरे लफ्ज़ों में नेट एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी नेट एसेट्स का वर्ड आएगा, नेट एसेट्स का वर्ड आएगा, तो आपने ये देख लेना है कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके जो अमाउंट बचती है उसे हम इक्विटी कहते हैं, और इक्विटी का जो दूसरा नाम होता है उसे हम नेट एसेट्स बोलते हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि अब इस इक्विटी के हवाले से जो एग्जांपल्स हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आई कैप बुक। तो इधर मैंने एग्जांपल नंबर 4 लिखी है। तो कम कहते कंप्लीट करें अपने गैप्स को अकॉर्डिंग इन द फॉलोइंग टेबल यूजिंग अ अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन को इस्तेमाल करना है और आपने ये कंप्लीट करना है गैप्स। देखिए, मैं इसमें सारी एग्जांपल्स नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक दो ही अटैम्प्ट कर लेती हूँ, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं।
जहाँ नहीं आएगी तो फिर आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। देखें इतना मुश्किल नहीं है, आपके पास इक्वेशन होती है, इक्विटी एक ही इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ होती हैं, ऐसा आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं विच इज़ इक्वल टू एसेट्स, ऐसा है, यही हमने इक्वेशन पढ़ी है। अब देखें मैं पहली इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे उसने आपको कहा है कि ऑनर्स का कैपिटल जो है, ऑनर्स कैपिटल वो फाइंड आउट करें, ऐसा है। तो ऑनर्स कैपिटल जो है इक्विटी, इक्विटी आपने फाइंड आउट करनी है, तो लाइबिलिटी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 15,000, ठीक है, ये मैं पहला पार्ट कर रही हूँ, 15,000 पुट कर देंगे और एसेट्स की जगह आप पुट कर दोगे 60,000। आप देखें यहाँ पे ये लाइबिलिटीज प्लस, सॉरी दूसरे जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो इधर इक्विटी इधर रह जाएगा, इक्विटी इधर रह जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000 माइनस 15,000, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45,000, और ये वैल्यू जो है ऊपर पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें 45,000 की। नेक्स्ट अब आपके पास आता है लाइबिलिटीज़, मैं सिर्फ दो एग्जाम्पल करूँगी, बाकी जो 4 हैं वो आपकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सेकेंड वाली एग्जाम्पल में आपको क्या कहते हैं, सेकेंड वाली एग्जाम्पल में आपको उसने एसेट्स दिए हुए हैं 80,000 के, आप इक्वेशन पहले जो है वो लिख लें, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ आपके पास, ठीक है, लाइबिलिटीज़ हैं विच इज़ इक्वल टू एसेट्स, ऐसा। तो आपने क्या करना है, अब आपके पास है क्वेश्चन में एसेट्स 80,000 के। जी स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें आपके पास दिए हुए एसेट्स दिए हुए हमें 80,000 के, ठीक है, एसेट्स की जगह हम 80,000 पुट कर दें, और लाइबिलिटीज़ उसने आपसे पूछी हुई हैं कि वो क्या है, और इक्विटी उसने हमें दी हुई है 56,000 की, ऐसा है। तो अब ये यहाँ पे इक्विटी प्लस, सॉरी दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो आप इधर लिख दोगे लाइबिलिटीज़, ठीक है, आप इस तरफ लिख दें जी लाइबिलिटीज़, कि हमें लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है विच इज़ इक्वल टू 80,000 माइनस 56,000, ऐसे। अब आपने इसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 80,000 में से 56 हम माइनस कर दें, देन यू विल गेट 24,000, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जो 4 एग्जांपल्स हैं वो आप करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपसे डन हो गई है या नहीं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एलिमेंट है आपके पास, जिसे हम कहते हैं इनकम, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं इनकम। इनकम क्या होती है, इनकम आपके एसेट्स को इंक्रीज करना या अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज करना, इट मीन्स कि आपने इक्विटी को जो है वो इंक्रीज किया है, ठीक है, आपने एसेट्स को इंक्रीज करना है। इनकम किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपने आज परचेज कर दी और आपने उसको रेंट पे दे दिया। जब आप इसको रेंट पे दे दोगे तो आपको हर महीने जो है रेंटल इनकम आएगी, ठीक है, आपकी ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी और इससे आपको हर मंथ जो है वो रेंटल इनकम मिल रही है। इट मीन्स कि आपके ये एसेट्स में ये आपके एसेट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं और आपकी लाइबिलिटी कम होती है। जब हम एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज हो रहे होते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो है आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर कोई एक टर्म जो है वो एसेट्स को इंक्रीज़ करती है तो लाइबिलिटी को वो क्या कर रही होती है, डिक्रीज़ कर रही होती है, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रखें कि इनकम क्या है, इनकम एक्चुअली आपके एसेट्स को इंक्रीज़ करती है, लाइबिलिटी को डिक्रीज़ करती है। जब आपके एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो डेफिनेटली आपकी इक्विटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। दूसरी चीज़ उसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी डेफिनेशन की दूसरी कंडीशन क्या है, उसका कहते हैं कि अदर देन कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम द ऑनर्स, ऑनर्स मजीद उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि ऐसे ही नहीं है, ऐसा नहीं कि ऑनर्स ने बीच में पैसा डाला है, मजीद पैसा डाला है तो ही वो उससे इनकम आई है या वो उसको हम इनकम कह रहे हैं, नहीं, उसको इनकम नहीं हम बोलेंगे, वो कैपिटल का कैपिटल ही होगा। यानी ऑनर्स जो पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बिजनेस में, उसको हम हमेशा कैपिटल बोलते हैं, उसको इनकम नहीं बोलते। इनकम वो होती है जो हमें बाहर से मिल रही होती है, मेरी बात समझ आ रही है, जो हमें बाहर से मिलती है उसे हम इनकम कहते हैं। जैसे रेंटल इनकम हमारी हो जाती है कि हमने एक बिज़नेस में एक दफ़ा हमने बिज़नेस में क्या किया है, हमने एक ही दफ़ा बिल्डिंग ली है, उधर इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो इनकम हमारे पास आ रही होती है, एक सेकेंड, ये जो हमारे पास इनकम आ रही होती है इसे हम रेंटल इनकम कहते हैं। लेट्स सपोज कि अगर एक ऑनर जो है वो एक और बिल्डिंग या कोई पीपी लेके उसको रेंट पे दे देता है, ठीक है, रेंट पे दे देता है या उसको लीज पे दे देता है, या इस तरह ही बोला जाता है, ठीक है। लीज क्या होता है ये भी आपको आगे चल के पता चल जाएगा, लीज पे दे देना, ठीक है। तो उससे जो आपके पास इनकम आती है उसे हम रेंटल इनकम बोलते हैं, ठीक है।
तो मेरा ख्याल है कि इनकम की बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि इनकम एक ऐसी चीज़ है जिससे एसेट्स आपके इंक्रीज़ होते हैं, लाइबिलिटीज़ आपकी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी इक्विटी भी इंक्रीज़ होती है। और आप इसको मर्ज नहीं करोगे कि जी क्या ऑनर जो है वो घर से पैसे और लेकर आके उसने बिजनेस डाला है तो इसका मतलब वो इनकम इंक्रीज़ हो गई है। डजन मीन, ठीक है, ये ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसको इन दोनों चीज़ों को आपने मर्ज नहीं करना। इनकम जो है हमेशा एक अलग चीज़ से ही जनरेट होती है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास आता है कि इनकम की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इनकम की क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है, ठीक है। आपके सामने मैं रखती हूँ इनकम की क्लासिफिकेशन कितने तरह की, दो तरह की होती है। या तो आप उसके रेवेन्यू लेते हो, ठीक है, रेवेन्यू से आपके पास इनकम आती है, तो या फिर आपकी अदर इनकम होती है। अब ये अदर इनकम और रेवेन्यू जो है ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, या फिर वो अदर इनकम होती है, ऐसा। ये आपके पास दो एस्पेक्ट होते हैं। अब ये रेवेन्यू रेवेन्यू कैसे आती है, देखें, रेवेन्यू भी जो है ना वो दो तरीके से आती है। रेवेन्यू भी जो दो तरीके से आती है। आप रेवेन्यू इस तरह आती है कि अगर कोई एंटिटी है, ठीक है, एंटिटी है, उसका कोई ना कोई बिजनेस है कि उसने गुड्स लेनी है, गुड्स ली हैं, उसने सेल करनी है, वहाँ से उसको पैसा मिलना है, ठीक है, वहाँ से उसने इनकम जो है वो जनरेट करनी है। ये एक इनकम जनरेट करने का एक ये भी तरीकाकार होता है। और सेकंड वे जो होता है, सेकंड वे जो होता है वो तरीकाकार कौन सा होता है, वो ये होता है कि आप अगले को, सामने वाले को जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, यानी सर्विस दे रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइडर, आप सर्विस दे रहे हो, तो आप सर्विस से आपका काम है सर्विस देना और आगे से उससे इनकम जो है वो जनरेट करना, ठीक है जी। आपका काम क्या है, सर्विस देना, और सर्विस से आपने क्या करना है, इनकम जनरेट करनी है। इस सर्विस से मेरे स्पेलिंग गलत हो गए थे। तो सर्विस देते हैं आप, और सर्विस देकर आप क्या करते हो, इनकम जनरेट करते हो। सर्विस का मतलब क्या है, सर्विस का मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं सर्विस देती हूँ, मेरे पास जो एबिलिटी है, जो मेरे पास स्किल्स हैं, मेरा काम क्या होता है, मेरा काम होता है सर्विस देना। कैसे मैं सर्विस देती हूँ, मैं ऐसे देती हूँ, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। यानी कि मैंने अभी आपको कहा कि मैं सर्विस देती हूँ। देखिए मेरी सर्विस क्या होती है, मेरी सर्विस ये होती है कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, और यहाँ से स्टूडेंट्स को, मेरा काम होता है स्टूडेंट्स को टीच करना, ठीक है, मेरा काम है स्टूडेंट्स को टीच करना। मेरे पास जो स्किल्स हैं, मेरा काम होता है कि मैं उन तक वो स्किल्स जो हैं, अपने स्किल्स के थ्रू मैं वो कमाऊँ। तो मैं स्टूडेंट्स, मेरा काम है स्टूडेंट को टीच करना, और स्टूडेंट्स का काम होता है कि मुझे फ़ीस पे करना। यहाँ से मेरी इनकम जो है वो जनरेट हो रही है। ये जो इनकम है, ये जो मुझे फ़ीस मिलते हैं, ये मेरी इनकम है, ठीक है। तो इनकम जो है, यानी कि इनकम की क्लासिफिकेशन एक तो ये आती है रेवेन्यू से। रेवेन्यू क्या होता है आपके पास, कि एक एंटिटी है जिसका काम होता है कि गुड्स जो है वो सेल करना। जैसे हमारे जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो सेल करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, और वहाँ से वो इनकम कमा रहे होते हैं, ठीक है। और एक एक तरीकाकार क्या होता है कि सर्विस देना, ठीक है, अपनी सर्विस के ज़रिए से जो आपके पास स्किल्स हैं, आप उनके स्किल्स के ज़रिए से रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो आता है उसको हम कहते हैं अदर इनकम। अब ये अदर इनकम क्या होता है जी, ये अब अदर इनकम को डिस्कस कर लें। अदर इनकम क्या होता है कि अदर इनकम से हम पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं, इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अदर इनकम का मतलब ये होता है कि देखें जी, अदर इनकम का मतलब क्या होता है, देखें स्टूडेंट्स, कि अगर एक एंटिटी का काम ये है कि एक एंटिटी, जैसे देखें एक एंटिटी है, उसका काम ये होता है कि गुड्स जो है वो सेल करना, ठीक है। तो गुड्स सेल करके उस वहाँ से उसने सेल करना है, और सेल करके उसने वहाँ से इनकम कमानी है। सो लेट्स सपोज कि उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि उसने उस इनकम के थ्रू जो है उसने एक बिल्डिंग बाय की है, ठीक है, उसने क्या किया है, बिल्डिंग बाय की है। परचेज के बिल्डिंग को उसने पकड़ के जो है वो रेंट पे चढ़ा दिया, रेंट पे दे दिया। जब रेंट पे देगा तो वहाँ से उसको क्या मिलेगी, इनकम, ठीक है। एक्चुअल में उसका एक्चुअल में उस एंटिटी का बिजनेस क्या है, गुड्स सेल करना। बिजनेस क्या है, गुड्स सेल करना, वहाँ से उसने इनकम जनरेट करना। लेकिन उस इनकम से उसने बिल्डिंग परचेज की, और परचेज करके उसने रेंट पे दे दी। अब उसको उसको आगे से क्या मिल रहा है, रेंटल इनकम मिल रहा है, ठीक है। उसको डेली बेसिस, वो सॉरी डेली क्या कि मंथली बेसिस पे उसको क्या मिल रहा है, रेंटल इनकम मिल रहा है। यानी कि आप अपने बिजनेस को छोड़ के एक अदर देन बिजनेस से अगर आप कोई पैसा कमाते हो, ठीक है, अदर देन बिजनेस से आप जो पैसा कमा रहे हो उसे हम अदर इनकम बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसे हमने इनकम को डिस्कस किया था, अब हम एक्सपेंस को डिस्कस करते हैं। ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो है सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस सुनने के, एक्सपेंसेस जो है वो एसेट्स को कम कर दो और अपनी लाइबिलिटीज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। एक्सपेंसेस आपके क्या करते हैं,
एसेट्स को जो है वो कम कर देते हैं, ठीक है। एसेट्स को कम कर देना या लाइबिलिटी को इंक्रीज करना बात एक ही है। इसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस आपकी इक्विटी जो है वो डिक्रीज होती है। और इसके अलावा आप ये बोलोगे कि ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के अलावा बाकी जितनी भी आप एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी आपकी एक्सपेंसेस में आती है, जिससे आपकी एसेट जो है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज है। और जो कि लाइबिलिटीज़ यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपके एसेट्स कम हो, लाइबिलिटी इंक्रीज करें, और आपकी एसेट्स कम होने से इक्विटी भी कम होती है, एक ये चीज़। और आपने इन चीज़ों को, इन एक्टिविटीज़ को मर्ज नहीं करना। किस चीज़ से मर्ज नहीं करना? डिस्ट्रीब्यूशन से। ऑनर्स या तो ड्राइंग्स करता है। ड्राइंग्स डजंट मीन कि ड्राइंग जो है वो पेंटिंग लाइक दैट, नो। ड्राइंग्स का मतलब मैं ऊपर भी बता के आई हूँ। ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी एंटिटी में कोई सोलर सिस्टम लगाया है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या कुछ अरसे के बाद आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना, ये पर्सनल यूज़ के लिए उसको पर्सनल यूज़ में इसको पर्सनल यूज़ कर रहे हैं उसका, ठीक है। पहले आप ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि आफ्टर सम टाइम आप उसको यूज़ करना शुरू करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स कहते हैं। और या फिर आपके जो होते हैं डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड और ड्राइंग्स को निकाल के बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ जो एसेट्स को कम करें, लाइबिलिटी को इंक्रीज करें, उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसकी एग्जाम्पल में जो आती है कि यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ में जैसे COGS है, ठीक है। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि आपने जितनी भी परचेजेस की थी अब आपकी वो सेल आउट हो गई हैं, तो उसको बोलते हैं COGS, ठीक है। या आप जो सैलरीज पे कर रहे हैं ये आपका एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ये सारी एक्सपेंसेस की मैं एग्जांपल बता रही हूँ। सैलरीज पे कर रहे हैं वो आपकी एक्सपेंसेस है। रेंट पे कर रहे हैं तो वो आपकी एक्सपेंस में आता है। या आप अगर दूसरा जितने भी ऑपरेशनल कॉस्ट आप करते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट कर रहे हैं, ये भी आपका क्या आता है, ये भी आपका एक्सपेंस में आता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एसेट है, ठीक है, आपने उस एसेट को डिस्पोज किया है। डिस्पोज का मतलब होता है उसको सेल कर दिया है। उसको सेल करने से आपको कोई नुकसान हो गया, लॉस आया है, वो भी आपका क्या आएगा, वो भी आपका इसमें एक्सपेंस में आएगा। ये कुछ एग्जांपल्स थी आपके पास एक एक्सपेंसेस की जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अच्छा, अब आगे तरह एक ऊपर में मैंने लास्ट वीडियो में जो है वो मैंने कुछ टर्म्स बताई थी आपको, जब मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बता रही थी, मैं उस वक्त भी आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी। मैं भी फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिएगा। देखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बैलेंस शीट, ठीक है। इसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। ये जो बैलेंस शीट होती है ना, इस पे जो हम एंटिटी की जो परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं ना, जो हम एंटिटी की जो हम इस बैलेंस शीट पे परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं, वो परफॉर्मेंस ये ध्यान में रखें कि वो एक सर्टन टाइम पे, ठीक है, एक एट अ पॉइंट इन टाइम हम उसको बता रहे होते हैं। एट अ पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या है, मैंने वो पहले भी बताया था कि अगर एक एंटिटी को एस्टेब्लिश हुए 1 ईयर हुआ है, तो हम पूरे 1 साल बाद उसकी परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं, ठीक है, एज एट पे। और नेक्स्ट ईयर आएगा तो हम उसके 2 सालों की जो है परफॉर्मेंस जो है वो बताएंगे एज एट। वो एज एट 31 दिसंबर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। ये बैलेंस शीट की थोड़ा सा ना टर्म्स होती हैं। लेकिन जब मैं आपको कल एक चीज़ का लास्ट वीडियो में भी मैंने बताई थी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये, इसमें आप फॉर द ईयर की बात करोगे, यानी 1 साल के में जितना एक एंटिटी ने प्रॉफिट किया, लॉस किया, वो 1 साल में की बात करोगे और बात खत्म। साल खत्म बात खत्म, वो कहते हैं रात गई बात गई, यहाँ पे भी वो हाल होता है कि साल खत्म बात खत्म। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये होता है, ठीक है। ये साल हर साल लेके बातों को नहीं चलता। नेक्स्ट आपके पास आता है, एक ध्यान में रखें कि अगर हमने एक इक्विटी की बात पढ़ी थी, इक्विटी हमने ये पढ़ा है कि ऑनर जो है वो अपनी जितनी भी अमाउंट घर से लेकर आता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम इक्विटी कहते हैं, यही पढ़ा है। लेकिन देखें, पूरा साल गुजर गया या प्रॉफिट हुआ, ठीक है, पूरा साल गुजर जाने के बाद लेट्स सपोज कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है, तो उसने जो जितना डिविडेंड बांटना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। बाकी उसके बाद जितना भी प्रॉफिट बच गया है, ये प्रॉफिट जो है ये इक्विटी को इंक्रीज करता है, ये ध्यान में रखें, ठीक है। ये प्रॉफिट जो है ये उस इक्विटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये प्रॉफिट उस इक्विटी को इंक्रीज करता है। मेरी बात समझ में आ गई है ना।
तो अगर लेट्स सपोज कि अगर वो लॉस होता है तो लॉस, अगर लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है तो लॉस से इक्विटी जो है, इक्विटी जो आती है वो डिक्रीज हो जाती है। इज डैट क्लियर? जी स्टूडेंट्स देखिएगा, फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है इसमें आपको शायद पता भी है और मैं बातों बातों में और भी बहुत सी बातें बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके पास, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसे कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आसान है, ठीक है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, थोड़ी छोटी सी बातें हैं इसमें। बिजनेस है, एंटिटी है और उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट इस तरह लेती हूँ, देखें, एक एक तो कंपनी होती है, ये ध्यान में रखें। लेट्स सपोज कि मैं हूँ, ठीक है, मैं मी ही बोलूँगी, ठीक है, मी हूँ, ठीक है, मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैंने ये कंपनी जो है ये ओपन की है, ठीक है। तो मैं जब इसको ओपन कर रही हूँ ना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ कि मैं अगर इसको ओपन कर रही तो ये कंपनी खुद बजाते खुद अपनी एक आइडेंटिटी रखती है, ठीक है, मैं पीछे हट जाती हूँ, ठीक है, मैं पीछे कुछ भी नहीं हूँ, बेशक मैं उसकी ऑनर हूँ लेकिन नहीं। अकाउंटिंग आपको ये कहती है कि कंपनी जो है बजाते खुद एक क्या है, एक आइडेंटिटी है, एक सेपरेट पर्सनल है, ठीक है, सेपरेट लीगल पर्सन है, ठीक है। कंपनी खुद, आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा, सॉरी आगे जाके आप पढ़ेंगे। मैं आपको एक फिर से कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, सुनिएगा फिर से, मैं फिर एक चीज़ बताती हूँ, देखें, इसको मैं इस तरह आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कोई भी पर्सन है ना, इधर मैं पर्सन लिख देती हूँ, वो जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो समझ आती है जी वो सोल ट्रेडर है। वो क्या है? वो सोल ट्रेडर है। जैसे आप अपने गली मोहल्लों में देखते हैं कि जी कोई खोल के बैठा हुआ है, दुकान खोल के बैठा है, वो सोल ट्रेडर है। या आपके अब्बा जी कोई कोई शॉप है उनकी, कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई भी आप देखते हैं अपनी डेली बेसिस की एग्जांपल्स में, ठीक है, वो सोल ट्रेडर होता है, ठीक है। वो एक पर्सनल है, एक पर्सन है, पर्सन ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसे हम कहते हैं सोल प्रोपराइटर, उसे हम बोलते हैं सोल प्रोपराइटर। एक पर्सन ने अपनी शॉप खोली है, वहाँ पे किसी भी चीज़ की, किसी भी किस्म की, किसी भी नौयत की उसने कोई शॉप ओपन की है, उसे हम बोलते हैं सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर, सोल प्रोपराइटर उसे बोलते हैं, ऐसा है, ठीक है। एक चीज़ होती है पार्टनरशिप पे आती है बात, ठीक है, मैं भूल गई थी। एक चीज़ होती है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप होती है कि आप एक दो पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग जो है मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो एक और चीज़ होती है। एक चीज़ होती है कंपनी की। कंपनी जो है ना, इन सबसे ब्रॉडर टर्म है, इन सबसे ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। ये ब्रॉडर टर्म किस सेंस में है? ब्रॉडर टर्म इस सेंस में है कि कंपनी के बहुत से शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कंपनी के बहुत से शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके मेंबर्स जो हैं, शेयर होल्डर जो हैं, ये मोर देन 50 होते हैं, मोर देन 50, क्या मैं कह रही हूँ, मोर देन 50% होते हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप में एक लिमिट होती है कि यहाँ तक, यानी मेरे ख्याल से 1 से लेकर 50 तक की बात से पार्टनर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कंपनी में मोर देन 50% जो है, 50% से ज़्यादा लोग जो है मिलके वो कंपनी जो है ओपन कर सकते हैं, ओपन की सॉरी कंपनी चला सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करते हैं कि उनके पास शेयर्स कितने हैं, ठीक है, ये और दास्तान में आ जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये जो लेट्स सपोज कि मैं हूँ तो मैंने एक कंपनी ओपन की है, ठीक है। बेशक उसकी ऑनर मैं खुद हूँ, उसकी ऑनर मैं खुद हूँगी, लेकिन कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक एक्ट, एक आपका एक्ट है 2017, ठीक है। कंपनीज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, कंपनी जो है ये खुद एक लीगल पर्सन है, ठीक है। जैसे हम इंसान होते हैं ना, ऐसे ही ये कंपनी कहती है, कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी खुद एक लीगल पर्सन है। ये भी मरती भी है, जिंदा भी होती है, जिंदा भी रहती है, ये मर भी जाती है, ठीक है। ये ऐसा ही केस है इसके साथ भी, ये इसको आप बोलोगे ये भी पर्सन ही होगा, लेकिन ये लीगल फॉर्म में पर्सन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कंपनी क्या है आपके पास? कंपनी जो है ये बजाते खुद एक पर्सनैलिटी रखती है, ठीक है। तो आपको ये कहा जाता है, देखें, आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जितनी भी होती है ना, ये छोटी बातें बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, एक आम कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। आपके बिजनेस में जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मैं कह रही हूँ एट द
एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड के बिल्कुल एंड पे आप जाके इन सारी रिकॉर्डिंग के जो समराइज किया, एनालाइज किया, उससे आप एक ना रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, उस रिपोर्ट को बोलते हैं, वो जिसके अकॉर्डिंग तैयार होती है उसे हम कहते हैं IFRS के अकॉर्डिंग तैयार हो रही होती है। ठीक है, IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है ये तैयार हो रही होती है। ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसमें बहुत से स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो आप FAR 1 FAR 2 में जाओगे आप बहुत पढ़ोगे FAR कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इन स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पे हमारी ये रिपोर्ट तैयार होती है और उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बात यहाँ पे ये आती है इसकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। देखें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में सिर्फ बिजनेस के ही ट्रांजैक्शन शामिल होगी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी सिर्फ जो बिजनेस आप कंपनी चला रही है ना, जो कंपनी बिजनेस कर रही है, जो कंपनी में जो भी बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस से ही रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करोगे। भले मैं उसकी ऑनर हूँ, मैं अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन, लेट्स सपोज के एक कंपनी ने बिल्डिंग लेके उसको रेंट पे दी है ना, तो वो ये बिल्डिंग जो है ये कंपनी की है, मेरी नहीं है। बेशक ऑनर मैं हूँ ना, मेरी नहीं है कंपनी, मेरी बिल्डिंग नहीं है। मैं फिर बता रही हूँ एक चीज़, फिर बता रही हूँ, देखिएगा आपके पास क्या चीज़ है। देखें, कंपनी ने एक बिल्डिंग ली है, कंपनी ने एक बिल्डिंग ली है। ठीक है, और कंपनी को जो रेंट मिल रहा है आगे से वो कंपनी का हिस्सा है, वो मेरा हिस्सा नहीं है। मैं उसको अपने घर में नहीं ला सकती, मैं इस रेंटल इनकम को मैं अपने घर नहीं लेके आ सकती। मैं इस रेंटल इनकम को इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करूंगी। लेकिन लेट्स सपोज कि मैं हूँ, ठीक है, मैं ही कंपनी की ऑनर हूँ, मैंने ही स्टार्टअप लिया है इसका, लेकिन मैं हूँ, मैंने बिल्डिंग एक बाय की हुई है, मैंने एक बिल्डिंग परचेज की है। एक बिल्डिंग तो कंपनी ने परचेज की है ना, एक बिल्डिंग मैंने परचेज की है, मुझे भी इसका हर मंथ जो है वो रेंटल इनकम आ रहा है। लेकिन मैं इस रेंटल इनकम को सिर्फ अपने घर लेके जाऊंगी, मैं इस रेंटल इनकम को सिर्फ अपने अपने घर लेके जाऊंगी, मैं अपने फायदे के लिए इसको इस्तेमाल करूंगी इस रेंटल इनकम को। rather than I use this rental income, I put this rental income into the financial statement. I can never do this। ठीक है, मैं ये कभी भी नहीं कर सकती कि मैं अपनी इस रेंटल इनकम को इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कंपनी आपको यही यही बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक जो था बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट था कि आपने अगर एक ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, अपना एक बिल्डिंग ली हुई है, अपनी कोई बेकरी ली हुई है, तो उसके रेंटल इनकम को वो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन में शो करना शुरू कर दें, यानी कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। कंपनी कुछ कोई बाय करेगी, कोई बिल्डिंग बाय करेगी, तो मैं उसको अपने घर नहीं लेके आ सकती। अगर मैं लेके आऊँगी तो वो मेरी ड्राइंग्स होगी, वो मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करके आई हूँ, उससे मेरी इक्विटी जो है, बिजनेस की इक्विटी जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा। और अगर मैंने अपनी अपने अपनी एक अलग साइड पे मैंने अपने नाम से मैंने कोई अगर बिल्डिंग बाय की हुई है और वहाँ से मुझे रेंटल इनकम आ रहा है, मैं उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं कर सकती कि जी मेरे ये एक अलग से नहीं, ये तो धोखा हो जाता है शेयर होल्डर्स के साथ। ठीक है, इसलिए जो मेरी ट्रांजैक्शंस है, पर्सनल ट्रांजैक्शंस उसे कहते हैं, जो मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारी साइड पे होती हैं, जो कंपनी की ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो साइड पे होती हैं। हम इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। सिंपल ये जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था, सिंपल आपको यही बताना चाह रहा था कि आप इसको सेपरेट करके रखेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम जो हैं एग्जांपल अब करने लगे इसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन की। ठीक है, एग्जांपल में हमें क्या कह रहे हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप इसमें से बताएंगे कि डिस्कस वेदर यू वुड कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेट करती हैं फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस या नहीं। तो सबसे पहले हमारा एक पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है उसका कि बिजनेसमैन ने एक व्हीकल परचेज की है, अपने इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, लेकिन उसने कैश कहाँ से लिया है, बिजनेस से लिया है। ही आल्सो यूज इट फॉर कमिंग टू द ऑफिस, लेकिन वो ऑफिस आने के लिए भी इसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये कहा जाता है कि एक बिजनेसमैन है और उसने व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा है, व्हीकल उसने परचेज करनी है, लेकिन कैश कहाँ से ले रहा है, वो कैश अपना बिजनेस से ले रहा है। इसमें आपके पास दो इवेंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स इसमें से निकलते हैं। पहला पॉइंट आपके पास ये आता है, एक तो उसने व्हीकल लेनी है, फोकस करिएगा, एक तो उसने व्हीकल लेनी है जो उसने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए
प्राइवेट यूज़ मतलब अपने इस्तेमाल के लिए, पर्सनल इस्तेमाल उसने करना है, ठीक है। एक तो उसने इसके लिए इसने लेनी है, प्राइवेट यूज़ हो रहा है उसका, इसको क्या हो गया, प्राइवेट यूज़ के लिए उसके पास वहीकल है, उसने लेनी है, परचेज करनी है, लेकिन कैश कहाँ से ले रहा है जी, वो बिजनेस से ले रहा है, ठीक है। इसमें आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं। बिजनेस से अगर वो पैसा कैश ले रहा है, इसका मतलब है वो विदड्रॉ कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है, ऐसा। अब इसमें जो वो वहीकल को इस्तेमाल करेगा पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हर वो चीज़ जो आप अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ में लेकर आएंगे, यानी अपने इस्तेमाल के लिए उसको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो ऐसा ऐसा कोई भी इवेंट जो आप अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इस पे मैं बहुत अच्छी ऊपर डिटेल समझा के आई हूँ। लेकिन यहाँ पे कैश हम जो इस्तेमाल करें वो बिजनेस का ले रहे हैं, इसका मतलब है ड्राइंग्स हम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हम कैश बिल ड्रॉ कर रहे हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि हम बिजनेस का पैसा ले रहे हैं। हर वो चीज़ जो बिजनेस को हिट करेगी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगी, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट उसने आपको ये कहा है कि ABC कंपनी है, उसने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए हैं वन ऑफ इट्स पार्टनर का, और अमाउंट जो है रिकवरेबल हो जाएगी, उस पार्टनर से अमाउंट भी रिकवरेबल हो जाएगी। स्टेटमेंट से ही शो हो रहा है, स्टेटमेंट ही बता रही कंपनी ने अपने एक पार्टनर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो डेफिनेटली कंपनी को हिट मिल रहा है ना, बिजनेस को हिट मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, और हमारी जो रिकवरी भी हो रही है पार्टनर से, वो भी हमारी किस में जाएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन में ही जाएगी, ठीक है। वो भी हमारी किस में जाएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन में ही जा रही होगी। नेक्स्ट देखिएगा जी। उसके बाद आपको कहते हैं कि फर्नीचर और फिक्सचर हमने ऑफिस में रखा हुआ है और वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो गया है, आग से वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो फर्नीचर वाज ओन्ड बाय वन ऑफ इट्स पार्टनर एंड इट वाज नॉट इन द यूज़ ऑफ बिजनेस। बिजनेस को हिट नहीं मिल रहा, जब बिजनेस को हिट नहीं मिल रहा, और उससे भी बड़ी बात ये कि वो पार्टनर के हाथों में है, कंपनी का नहीं है, कंपनी के अपनी ओन नहीं किया, वो कंपनी का खुद कंट्रोल नहीं है उस पर। जब कंपनी का कंट्रोल नहीं है, वो पार्टनर के अंडर है, और वो बिजनेस में भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ऑनरशिप ऑफ द फिक्स फर्नीचर डज नॉट बिलोंग टू द बिजनेस एंटिटी, वो बिजनेस एंटिटी को वो बिलोंग ही नहीं करता। नेक्स्ट, एक प्रोपराइटर है, वो जनरेटर लेकर आया ऑफिस में, ठीक है, अपने घर में इस्तेमाल करता था, वो ऑफिस में ले आया, और जनरेटर अभी काम नहीं कर रहा, उसको रिपेयरमेंट की ज़रूरत है। इस्तेमाल करने से पहले आपका रिपेयर करना उसको ज़रूरी है। प्रीवियसली द जनरेटर वाज लेइंग इन द प्रोपराइटर्स हाउस, उससे पहले वो प्रोपराइटर के घर में था। वही बात कि पहले वो अपने घर में इस्तेमाल कर रहा था, वो बिज़नेस में ले आया। जब वो बिज़नेस में ले, इट मीन्स कि बिज़नेस को अब हिट मिलेगा, मिल भी रहा है, बेशक भले हम उसको भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब इसकी रिपेयरमेंट भी होनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी क्या हो जाएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, और उसका इन जनरेटर को बिजनेस में इन्वॉल्व करना, ये सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, इजन इट, है ना, ऐसा कि वो बिजनेस में लेकर आ गए हैं, तो बिजनेस में वो उसकी एक इन्वेस्टमेंट हो गई है। सो वी कैन आल्सो से डैट इट इज़ कैपिटल एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम एम्प्लॉय वाज रिटर्न ऑफ आफ्टर हिज डेथ। एक हमारा एम्प्लॉय था, उसकी डेथ हो गई है, उससे हमने कुछ रिकवरी करनी थी। अब उसको जो रिकवरी आपने करनी है वो राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ मतलब कि टोटली डेड हो गया है, वहाँ से अब हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। तो ये एक क्या है, हमारा एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय चूँकि बिजनेस का था, बिजनेस से उसका रिलेशन था, तो अब उसकी बेशक अब भले उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन पहले तो वो बिजनेस के साथ ही रिलेट कर रहा था। इट मीन्स कि ये हमारी क्या हो जाएगी, इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और उसके अलावा जो है, ये जो हम उसकी राइट ऑफ कर रहे हैं, मीन्स कि हम उसके पीछे वालों से कहीं किसी से भी
वो बैलेंस हम रिकवर नहीं कर रहे, तो इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, वो वेव हो जाएगा, वेव कर देंगे हम उसको। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द, ये इस तरह का जो वेव होता है, वेवर जो होता है, सॉरी, जो इस तरह का वेवर होता है, ये क्या होता है, ये बेनिफिट होता है एम्प्लॉय के लिए। जी, ये हमारे पास ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये एक्चुअली हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़े थे, जो मैंने आपको ये सारी मॉर्निंग में इसकी मैं रिकॉर्डिंग करी थी, है इसकी मैं डिटेल कर दी थी आपको। अब हम एग्जांपल भी कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आता है, उसको देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डुअलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, ये इतना ट्रिकी कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान ही है, इजी है सारी बातें। देखें, इसको आप इस तरह ले लें, डुअलिटी का मतलब होता है टू एस्पेक्ट्स। ऐसा क्या होता है, टू एस्पेक्ट्स, यानी कि दो हिस्से हैं उसके। आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिजनेस में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हमेशा डुअल एस्पेक्ट्स होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे मेरे पास गुड्स हैं, कंपनी के पास गुड्स हैं, वो सेल कर रही है। जब वो सेल करेगी तो उसका एक तो उसके हाथों से गुड्स भी जाएंगे, और अगर तो वो कैश पे सेल कर रही है तो कैश आ जाएगा, और अगर वो क्रेडिट पे सेल कर रही है तो उसके पास रिसीवेबल का हिट आएगा। ऐसा है, इसे कहते हैं डुअल कॉन्सेप्ट, डुअलिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एक्सपेक्ट्स, ठीक है। कौन सा, ये कैश और ये गुड्स। दोबारा, जैसे आपके पास गुड्स हैं, कंपनी है, कंपनी गुड्स परचेज कर रही है, पहले हमने सेल किया, अब हम क्या कर रहे हैं, वो परचेज कर रही है। जब परचेज करेगी तो उसका डुअल इफेक्ट कैसे आएगा कि अगर तो वो कैश पे परचेज कर रही है तो वो कैश उसका क्रेडिट हो जाएगा, ऐसा है, और गुड्स उसके पास इन हो जाएंगी, आप आ जाएंगी। और अगर वो क्रेडिट पे कर रही है तो यहाँ पे उसका एक क्रिएट हो जाएगा ट्रेड पेएबल, ठीक है, वो उसका अप हो जाएगा और गुड्स भी उसके पास आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की हमेशा डुअल एक्सपेक्ट्स होंगे, और दो अकाउंट्स पे हिट मिल रहा होगा, एक इंक्रीज हो रहा होगा और एक डिक्रीज हो रहा होगा। लेट्स सपोज कि मैं एक कंप्यूटर, मोबाइल या कुछ भी, मैं क्यों कंपनी जो है वो बाय करती है, ठीक है। तो वो बाय करती है जी, लेट्स सपोज 5 लाख का कंप्यूटर जो है वो बाय करती है। इससे हमारे पास दो हिट मिलेंगे, एक तो हमारा कंप्यूटर का हिट होगा, कंप्यूटर अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और अगर हम कैश पे हमने इसको बाय किया है तो हमारा कैश यानी कि बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख से। ऐसा है, क्योंकि वो हमारे हाथों से जाएगा। समझ आ गई है, इधर मैंने लिख दिया है डेबिट 5 लाख से, ये 5 लाख से डेबिट हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि डुअलिटी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। जी, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड का। मेरा ख्याल है ये अब आखिरी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बकिया। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग पीरियड आपको ये कहता है, कितनी गंदी राइटिंग हुई है, मुझे खुद भी फील हो जाता है। जी, अकाउंटिंग पीरियड के बारे में देखिएगा। यस, अब सही है। जी, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिएगा। इसको अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये कि आप कंपनी को जब आप उसको इस्टेब्लिश करते हैं और पूरे 12 महीने के बाद उसका ईयर एंड ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ईयर एंड हो जाता है, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ये एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। हर कंपनी का अपना अपना स्पेसिफिक पीरियड होता है। इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं।
इसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग पीरियड भी कहते हैं। ठीक, स्पेसिफिक पीरियड से होता है ये। फाइनेंशियल पीरियड कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, रिपोर्टिंग पीरियड इसका नाम होता है ये अकाउंटिंग पीरियड का। अगर एक कंपनी है, एक ABC आपके पास कंपनी है, तो उसका उसका ईयर जो है, जो उसका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है वो है 1 जनवरी से। तो इस कंपनी का जो ईयर एंड होगा वो 31 दिसंबर होगा। इज डैट क्लियर? हर कंपनी का अपना अपना अकाउंटिंग पीरियड होता है, कईयों का सेम होता है, कईयों का डिफरेंट होता है। कई कंपनीज का अकाउंटिंग पीरियड 1 मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च से स्टार्ट होकर ये 30 अप्रैल तक जाता है। ऐसे हो जाएंगे पूरे 12 महीने। फरवरी तक जाता है, मैं आगे ज़्यादा चली गई हूँ। ये फरवरी तक जाता है, वो फरवरी आपकी 28 फरवरी भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में क्लियर होगी बातें आपको। हर कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड जो है वो अपना अपना होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, बाकी कॉन्सेप्ट्स हम अपनी अगली रिकॉर्डिंग में देखते हैं। ठीक है, और इन कॉन्सेप्ट्स को, इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप रिकॉल करें। खैर, मैं एक छोटा सा आपको सब स्टूडेंट्स को सजेशन देना चाहती हूँ कि देखिए, अगर मैंने आपको कोई रिकॉर्डिंग दी है, आप लेक्चर सुनते हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हैं, अगर आप लेक्चर मेरे सुन लेते हैं ना, तो उस लेक्चर्स के ही जो रिलेटेड जो MCQs हैं, काइंडली उन MCQs को सॉल्व करने की कोशिश किया करें ICAP की बुक से। ठीक है, जब मैंने PRC की थी तो उस वक्त ICAP की सिर्फ एक ही बुक होती थी, ये अकाउंटिंग की, और उसमें बहुत से कम MCQs होते थे। लेकिन मैं अब देखा है कि ICAP की जो बुक है, इसमें 2 बुक्स हैं अकाउंटिंग की। ठीक है, एक तो टेक्स्ट बुक है और एक उसकी क्वेश्चन बुक है। तो हर बुक के अंदर जो है ना वो 50+ MCQs हैं। मैंने आपको अगर 1 घंटे का जो कॉन्सेप्ट दे दिया ना, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्व किया करें। मैंने आपको PDF भी दी होती है। मैं आपको, आपकी जगह होती मैं इसको कैसे तैयार करती हूँ, मैं वो भी आपको क्लियर करती हूँ। मैं वैसे इस तरह नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरह कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। मैं आपकी जगह होती तो मैं इसको इस तरह करती कि अगर मेरे उस्ताद मुझे ये लेक्चर देते तो मैं उसको सुनती, सुनने के बाद मैं उस PDF को देखती, उसको सामने रखती, और फिर मैं अपने ही रजिस्टर पे उसको राइट डाउन करती। हाँ, मुझे आज ये समझ आई है, इसमें ये बातें हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक इस तरह। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ICAP की बुक से रिलेट करके मैं आपको ये सारा मतलब लेक्चर्स दे रही हूँ। मैं अपने पास से कोई लेक्चर नहीं दे रही, मैं आपको ICAP से रिलेट करके ही ये लेक्चर्स दे रही हूँ, और मुझे इतना यकीन है कि ये आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं। लेक्चर सुनने के बाद उसको अपने रजिस्टर पे राइट डाउन किया करें। उसको राइट डाउन करने के बाद उसको अब खुद समझा करें, खुद के साथ खुद को समझाया करें, उस्ताद बन के खुद को समझाया करें, आया हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, एक ये चीज़। उसके बाद उससे ही रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपका काम है ICAP की क्वेश्चन बुक और उसका टेक्स्ट बुक में जितने भी MCQs हैं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उस MCQs को सॉल्व किया करें। इससे आपको एक सेल्फ प्रैक्टिस आपके अंदर आएगी, और उसके बाद आप किसी और टीचर के जो असाइनमेंट्स हैं उनको रीड आउट किया करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। वरना आप पहले ICAP की बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके बाद किसी दूसरे टीचर की जो है बुक को रेफ़र करें। ये मेरा आप सबको एक छोटा सा सजेशन है। फिर मैं ये समझती हूँ कि आपका पेपर रुक नहीं सकता, मैं ये कहती हूँ। ठीक है, तो अपनी क्लास को यहाँ तक ही रखते हैं, और वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। मैं ज़्यादा नहीं कहती, अगर आपको मेरी बातों की समझ आ जाती है लेक्चर में और समझ आ जाती है, तो एटलीस्ट एक कमेंट में एक जो हार्ट होता है ना, छोटा सा हार्ट होता है, वो एक्चुअली भेज दिया करें। ऐसे मुझे ये तसल्ली होती है कि यार कि मैंने अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा किया है, मेरी बातें अगले को बिल्कुल सही समझ आ गई हैं, जो मैं पे समझाना चाहती थी वो उसको समझ भी आई हैं। ठीक है, तो लाइक किया करें, लाइक किया करें वीडियो को, कमेंट किया करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि ये एक सदका जारिया होता है। अपनी तालीम जो आप सीखते हैं दूसरों को सिखाते हैं, और बदले में कुछ नहीं लेते, लेकिन जो सिखाते हैं इसका अजर अल्लाह पाक देता है, ज़रूर देता है।
तो बाकी मेरा काम होता है कि यार जो मेरे पास है मैं दूसरों तक ज़रूर पहुंचाऊं। तो अभी तो अब ये ऑनलाइन पे है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िज़िकल में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को गाइड कर रही होती हूँ। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।